जी आज हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 1 मैथ 401 में हमने क्या क्या पढ़ना है और पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। सबसे पहले बैकग्राउंड हम देखते हैं हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। हमने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन है। देखें वेरिएबल पे पावर 1 है तो लीनियर का मतलब 1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 है। एंड क्यूबिक इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही और इक्वेशन मुख्तलिफ हमने देखी है। और अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है नीचे वाली। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और दो इक्वेशन होगी तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन कैसे देखें, वेरिएबल पे पावर 1 है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले हमें पता हो कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। देखें फंक्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के हो सकते हैं, cos x sin x वाले, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं e की पावर वाले, e ऑफ x, e ऑफ 2x। ठीक है, एंड और अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, लॉगरिथम हो सकते हैं जैसे कि ये। अब कहता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है। देखिए हम इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डी वाई डी एक्स इंटू 1/x। ठीक है, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें वही डिफरेंशियल ऑपरेटर की डेफिनेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की है। अब हम डेरिवेटिव लेते कैसे हैं पहले तो ये डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव हम लेते हैं, देखिए y इक्वल टू नेचुरल लॉग x, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से लेते हैं। y डिपेंडेंट है यहाँ पे, x इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लिया dy इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारे पास आ गया 1/x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब उसकी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का उल्टा। अब हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं किसी चीज में कैलकुलस में कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है। डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज में एवरेज रेट ऑफ चेंज बताना, इसका एक रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। कहता हमने पीछे पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तकरीबन फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस पढ़ी होगी सेकंड ईयर में। कैलकुलस के अंदर हमें दो चीजें पढ़ी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन किन फंक्शंस की होती है ये देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस की होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक की होती है, लॉगरिथम की होती है, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की होती है। अब मोर डिफरेंशिएशन क्या है, मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ये सारा इंट्रोडक्शन है, आगे 12 क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ी है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन करते जाएं, एक दफा डेरिवेटिव लें, दो दफा लें। सपोज इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव दोबारा लें, -1/x के आ जाएगा। ठीक है, इसको लेते जाएं। अगर लेबनीज थ्योरम पढ़ा हमने कि हम दो फंक्शन है उनकी nth ऑर्डर की डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं। ठीक है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, लेकिन अगर nth ऑर्डर की डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं, हायर ऑर्डर की डिफरेंशिएशन यही कहते हैं। सो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, मतलब पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। हमने टेंजेंट पढ़ा है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टेंजेंट और नॉर्मल में फर्क क्या होता है। हम देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल में क्या फर्क है। देखिए टेंजेंट कोई लाइन होती है जो किसी भी कर्व को या सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट से टच करके गुजरे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टेंजेंट लाइन कर्व को एक एक्सटर्नली टच करके गुजर रही है एंड एक ही पॉइंट से टच करके गुजर रही है। जो लाइन इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इस पे 90 के एंगल बनाएगी, उस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को या किसी कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट से टच करके गुजरे और जो उसके ऊपर 90 के एंगल बनाएगी वो नॉर्मल लाइन होगी। सो ये टेंजेंट और नॉर्मल लाइन में डिफरेंस है। अब डिस्कस करते हैं टेंजेंट लाइन क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। देखें मैंने कोई भी कर्व ड्रा किया, सर्कल ड्रा किया, किसी सर्कल को जो एक्सटर्नली लाइन टच करके गुजरे, देखिए एक पॉइंट से टच करके गुजर रही है एक्सटर्नली। ठीक है, मतलब बाहर से उसको टच करके गुजरे, वो होगी टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब नॉर्मल लाइन क्या होती है, देखें जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो होगी ये नॉर्मल लाइन होगी।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव देखिए ये सिंपल डेरिवेटिव की तरह काम करता है। इसकी नोटेशन ऐसे होती है पार्शियल इंटू पार्शियल एक्स, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव की तरह काम करता है ये, मतलब ये एक किस्म का डेरिवेटिव है, बस इसमें पार्शियल का साइन यूज होता है। डेरिवेटिव के लिए डी का साइन यूज होता है, ये वाला साइन यूज होता है, या डैश का साइन यूज होता है। ये मुख्तलिफ नोटेशन है डेरिवेटिव की। पार्शियल के तौर पर पार्शियल का साइन यूज होता है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव है। वो कहता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, ठीक है। ये हम देखते हैं जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट फॉर्म है। अब इंटीग्रेशन किस तरह की होती है, इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, मतलब मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, बाय पार्ट्स होती है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन में हम मुख्तलिफ हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन होती है, रिडक्शन फार्मूला से होती है, मतलब उसमें अजम्पशन करते हैं, लेट करके कोई चीज लेके चलते हैं, या पार्ट्स करते हैं उसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन होती है। जस्ट ये आपको बेसिक्स पता हो इसकी, इसके क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, तो इनका यूज है क्वेश्चंस में, ऐसे कह सकते हैं। कहते स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड जो सिंपल फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। ये सारे आप लोगों को पता हो, ये आप लोगों ने ये सारा मैंने पढ़ाया। पिछली बुक्स देख के बीएससी एफएससी की बीएससी की आपने एक दफा रीड आउट कर लेना, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। सो अब देखें यहाँ पे डेरिवेटिव लिया हुआ मुख्तलिफ फंक्शंस का, पार्शियल डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है 1 कंप्लीट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हमने किया क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, और एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, आप लोगों ने ये सारा किसी रजिस्टर पे किसी कॉपी पे उतार लेना है, ताकि आपके नोट्स बनते रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप इसके बारे में मजीद गूगल पे सर्चिंग भी करें, इनके क्वेश्चंस को देखें। बेहतर तो ये होगा कि आप लोग पिछली बुक्स एफएससी बीएससी के मैथ्स को देख लें, जिनमें ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वेरिएबल पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है। सॉरी, ए के साथ है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स एक्स स्क्र वेरिएबल्स हैं जी। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 5 यहाँ पे एक्स के साथ है, जो एक्स इसका वेरिएबल है और 5 एक कोफिशिएंट है, और जो प्लस है वो ऑपरेटर है, इक्वल भी ऑपरेटर है, और 7 यहाँ पे कांस्टेंट यूज हो रहा है, अंडर रूट 2 भी एक कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज और राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है। जब दो एक्सप्रेशन मिल गए तो ये इक्वेशन को बना रहे हैं, मतलब इक्वेशन बन रही है। तो ये सारा आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करना है, आपको पता हो वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है। एंड क्यूबिक इक्वेशन जो है वो हमने पढ़ ली, जिसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर थर्ड है, ठीक है। थर्ड डिग्री की इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ये भी हमने इक्वेशन पढ़ ली है। ये प्लेन की इक्वेशन नहीं है, वो एम जेड इक्वल टू पी होता है, ठीक है। सिस्टम लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन मिल गई है, वेरिएबल्स पे पावर 1 है। इसको अब सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम लोगों ने देखा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें, यही डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को देखा, डिफरेंशिएशन एन ऑर्डर की लेते हैं, लेबनीज थ्योरम पीछे पढ़ा है हम लोगों ने। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किया है, मतलब किसी फंक्शन को y को एज एक्सप्रेस कर सके एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये फंक्शन की प्रेजेंटेशन है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म में, ठीक है, पार्शियल फॉर्म में। और पीछे कहता हमने इंटीग्रेशन किस तरह की पढ़ी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, डी वाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के मतलब उन्होंने डेरिवेटिव लिया हुआ है, जस्ट हमारा यहाँ से बैकग्राउंड ही उन्होंने पीछे से बताया और कुछ भी नहीं है। अब हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 2 क्या है, ठीक है। यस, हम डिस्कस कर रहे थे
नॉर्मल टेंजेंट लाइन को। अब हम हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने बता दिया क्या होती है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब इसको कैसे क्लासिफाई किया और इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, इसका हल कैसे निकाला और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है और यूनिकनेस और एक्सिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। इसकी एप्लीकेशन से आप लोगों ने पढ़ लेनी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में। अब डिस्कस करते हैं यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप लोगों को पता हो, ये एमसीक्यूज और क्वेश्चंस में आ सकती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर शॉर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये लेक्चर सेकंड वाला है, ये बहुत अच्छे से करना है। इसमें से एमसीक्यूज वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्वॉल्व्स अ अननोन फंक्शन विद वन और मोर डेरिवेटिव। कहता है कोई भी अननोन फंक्शन होगा, अननोन फंक्शन जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो, ठीक है, कोई एक अननोन फंक्शन होगा विद वन और मोर डेरिवेटिव, मतलब जैसे उसका हम एक से ज्यादा डेरिवेटिव लें। ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी थी, देखें y इक्वल टू नेचुरल लॉग x, ठीक है, ये एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी। इसका एक से ज्यादा डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, यही कहना चाह रहा हूं। अब डिस्कस करते हैं जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको नोट डाउन करना है सबको, और इनकी गूगल से भी एग्जांपल्स देखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन सबकी गूगल से भी देखनी है आप लोगों ने, यहाँ नहीं कि हैंड आउट से देखना है। हैंड आउट से देखने के बाद गूगल भी कीजिएगा। अ फंक्शन विद द अननोन इज इंडिपेंडेंट अपॉन ओनली वन डिपेंड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें डिपेंडेंट जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो ये किस तरह एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है जो मैंने बताया, ठीक है। अब और नई डिफरेंशियल इक्वेशन की दोबारा डेफिनेशन नीचे उसने एग्जैक्ट करके दी हुई है, एक्यूरेट, यहाँ पे थोड़ी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। देखें ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है सारा, ग्रोथ इक्वेशन, पेंडुलम इक्वेशन। देखें हमने कहा था इन्वॉल्व अ फंक्शन वेयर अननोन इज डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें एक ही है, ठीक है, यहाँ पे तो डिपेंडेंट भी एक ही है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी। और हम लोगों ने ये सारी इक्वेशंस को एक आध दफा रीड आउट कर लेना आप लोगों ने, ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन क्लियर हो और आपको इनकी पहचान हो। ये एमसीक्यूज के प्रोस्पेक्टिव से आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे से देखते हैं, नीचे एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है, मैं इजी से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। उससे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है, ऑर्डर क्या होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसके ऊपर पावर 3 है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस पर जो जी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो और डेरिवेटिव होता है, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है वाई डबल डैश एक्स वाई के साथ, सो इसका ऑर्डर 2 होगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर होती है वो डिग्री होती है। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव पे पावर कितनी होगी, इस चीज़ पे कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, सो इसकी डिग्री 1 होगी। ये ऑर्डर और डिग्री की पहचान है। ऑर्डर और डिग्री आप लोगों को निकालना आना चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में भी बहुत दफा ये पूछा जाता है, सो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। अब मैं मूव करता हूँ इस थर्ड लेक्चर की तरफ। उससे पहले एक प्रॉब्लम है, हम उसको देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या कह रही है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में आ जाती है। कहता कोई एक वाई ई एक्स इंटू ई की एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता है। अब एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता क्या, इम्प्लिसिट क्या होता है। देखिए अब किसी फंक्शन वाई को एज अ एक्स या ई ऑफ एक्स देखिए दो फंक्शन में रिप्रेजेंट किया, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, एक्सप्लिसिट होगा। वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हम रिप्रेजेंट कर सके, ये इक्वेशन की मैंने कहता है। ये इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो y इक्वल टू एक्स इंटू ई की एक्स है।
अब इम्प्लिसिट सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट सोल्यूशन क्या होता है, इम्प्लिसिट सोल्यूशन क्या होता है। देखिए किसी भी फंक्शन को y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर सके एक्सप्लिसिट होता है। देखिए ये क्वेश्चन की बना है y x इंटू x एज अ फंक्शन ऑफ x y को रिप्रेजेंट किए। दो फंक्शंस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y को एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट किया। कहता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन ये है। ये कैसे होगा? अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तभी इसका सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब इम्प्लिसिट सोल्यूशन कैसे निकालना है? कहता है एक इम्प्लिसिट सोल्यूशन होता है रिलेशन इज नॉट। कहता है अगर g इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, हम y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट ना कर सके, इस फॉर्म का सोल्यूशन डी जी इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये x इम्प्लिसिट होगा। और कहता इस सोल्यूशन इम्प्लिसिट में एक या ज्यादा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन था इसका क्या इसके भी एक या सॉरी ये जो सोल्यूशन था इसका हम इसको अब चेक करते हैं। ठीक है, क्या ये वाकई ही डिफाइन कर रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सप्लिसिट सोल्यूशन एंड इम्प्लिसिट सोल्यूशन। देखें किसी भी फंक्शन को y एज अ f ऑफ x हम अगर रिप्रेजेंट कर सके तो एक्सप्लिसिट होगा। इन केस अगर हम ना रिप्रेजेंट कर सके, देखिए y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, g x एंड y, ठीक है, ये इस तरह का रिलेशन होगा इम्प्लिसिट। अब कहता है कि ये एक हमारे पास सोल्यूशन गिवन है, क्या ये एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? एक्सप्लिसिट सोल्यूशन कब होगा? जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल नीचे ये इंपॉर्टेंट है। कहता है जो इम्प्लिसिट सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके अंदर एक से ज्यादा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होते हैं किसी भी आई पे। अब ये आप लोगों ने समझनी है अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, कहता है ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है इस इक्वेशन का y डैश इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ वाई। देखिए हमने कहा इम्प्लिसिट सोल्यूशन अगर इसका, तो हमने कहा इसका एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे। तो ये देखिए अगर y को हम एक साइड पे ले जाए, अगर स्क्वायरिंग करें तो प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। देखिए इसने बता दिया इम्प्लिसिट सोल्यूशन है कि ये दो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसने कहा था एक एक्स, तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी। अब मैं मूव करता हूँ लेक्चर नंबर 3 की तरफ। ये लेक्चर 2 है या 3 है, आप लोग देख लीजिएगा सेपरेट, आई थिंक लेक्चर 3 है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सोल्व कैसे करना है। अब हमने बात कर ली सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं, जनरल होता है, पार्टिकुलर होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और ऑर्डर कैसे फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बात करते हैं सेपरेबल इक्वेशन क्या होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना सेपरेबल मेथड से। ठीक है, कहता कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस फॉर्म डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, उसको अगर सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें उसको सेपरेट फॉर्म में इस तरह होनी चाहिए, वो डी वाई डी एक्स एच ऑफ एक्स एंड जी ओ वाई। अब कहता है कि हमने, अब आप लोग इसके स्टेप फॉलो करोगे, थोड़ा ये लेंथी है तो हमने यहाँ से इसके स्टेप फॉलो नहीं किए थे। जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस में आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे परफॉर्म होंगी, क्योंकि बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लगेगा। जी ओ वाई इक्वल टू 0 कहता है अगर कांस्टेंट सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमने y वाली जो वैल्यू है जी ओ वाई वाली वैल्यू उसको 0 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन, अगर कांस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, डी वाई जी ऑफ वाई एंड एच ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, फिर उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, कहता फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कांस्टेंट में इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट आता है। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी तो इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब मैं इनिशियल कंडीशन बताऊंगा, ये आप लोगों ने नोट पढ़ना है। ठीक है, क्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। नो नीड टू यूज टू कांस्टेंट, कहता हमें दो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, एक ही करना है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में भी रिलायबल एंड कन्वीनिएंट विद सब पार्टिकुलर। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को सारे बेसिक्स हो जाएगी। देखें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन भी गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस 1 का फंक्शन भी गिवन है। देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कांस्टेंट सोल्यूशन फाइंड करना, मतलब y वाली वैल्यूज को 0 पुट कर दिया तो इसके कांस्टेंट सोल्यूशन कितने आगे, 2 आगे, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डी वाई डी एक्स डी एच ऑफ एक्स जी वाई। देखें डी वाई वाले वाई, डी वाई के नीचे जी वाई वाली वैल्यू लिख दी, एक्स के नीचे एक्स वाली वैल्यू। ठीक है, सिंपल बात है। हमने इंटीग्रेशन किया, इसकी इंटीग्रेशन कैसे किया हम जानते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं किसी फंक्शन के नीचे होता है वाई स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिखते हैं 1/2 नेचुरल ऑफ वाई माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1। ठीक है,
और 1/x की इंटीग्रेशन है नेचुरल ऑफ x और प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज हुआ है। जस्ट यही स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। हाँ कुछ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब डिस्कस करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, इसके केसेस क्या होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सेपरेबल की इक्वेशन की एक एग्जांपल करा दूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हम होमोजेनियस इक्वेशन पे चलते हैं। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल को जो कि बहुत ही मजे की एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट भी है। देखें, कहता है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ से इक्वेशन से 1 + t² 1 + y² एक साइड पे कॉमन ले लिया 1 + t² में से और 1 + y² कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर ना लेना है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। कहता है ये सेपरेबल फॉर्म में तो है लेकिन इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसका रियल रूट नहीं है। देखिए रियल रूट होगा, रियल नंबर होगा, रियल रूट होगा तभी रियल रूट होगा। अगर अयोटा वाली फॉर्म में आ जाएगा तो उसका कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए रियल रूट उसने कहा है। तो ये कैसे लेना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या कहना चाह रहा है कि इसका रियल रूट क्यों नहीं है। देखें, y² वन पे जाके माइनस हो जाएगा। देखें क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, स्केयर को खत्म करेंगे 100, अयोटा आ जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे इसका रूट क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, अब इन केस अगर ऐसे ना होता तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा नहीं जब कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। अंडरस्टूड बात है ये। अब मैं बताता हूँ कि y² अगर ऐसे होता, ठीक है, -1 ना होता तो y + -1 इसके कांस्टेंट सॉल्यूशन कितने आते हैं, पहले किया हमने, 2 कांस्टेंट सॉल्यूशन आते हैं। कितने आते हैं कांस्टेंट सॉल्यूशन? 2, +1 और -1। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों का। देखिए वैसे किया हमने, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। हमने y वाली वैल्यू dy के नीचे लिख दी। अब x dx नहीं था dt है। ठीक है, यहाँ से हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं dy ओवर 1 + y के लिए tan इनवर्स का फार्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन के फार्मूले आप लोगों को आते हो तो आप लोगों के क्वेश्चन मिनटों में हो जाएंगे। आगे इंटीग्रेशन ही सारी यूज होनी है 10 लेक्चर तक और आगे भी। ये tan इनवर्स y के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की इंटीग्रेशन t है और पावर में एक ऐड और नीचे भी पावर में एक ऐड। ये इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है, पावर रूल है और कांस्टेंट आगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमने एक ही यूज किया है। ठीक है, हमने पीछे कहा था कि ऑर्बिटरी कांस्टेंट हमने ज्यादा यूज नहीं करना है। देखिए y एक तरफ चला जाए, tan इधर इनवर्स पे तो उधर जाके tan हो जाएगा। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है इस इक्वेशन में? देखिए हमारी कंडीशन थी जहां जहां y है वहां 1 रखो, जहां जहां t है वहां 0 रखो। ठीक है, यही कहना था, x की जगह t आ गया तो जहां y था हमने 1 रख दिया और t की जगह 0 रख दिया। तो t इनवर्स समान होता है π/4 और π/4 को हमने ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें पुट कर दिया c की जगह। सिंपल सी बातें आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग पूछ लेना कहीं से अगर ना कंफ्यूज ना समझ आए। सो अब यहाँ पे tan इनवर्स है, उधर जाके tan हो जाएगा। अंडरस्टूड बात है, यही इसका आंसर है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में आंसर क्यों है? देखिए y एज अ फंक्शन ऑफ t है ना, tan t, तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में होगा। y को एज अ फंक्शन ऑफ t में एक्सप्रेस कर सके तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में होगा, अगर ना कर सके तो इम्प्लिसिट फॉर्म में होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन था हमारा। इंशाल्लाह अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। बहुत ही मजे के क्वेश्चन है उसके, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक आप लोगों के लिए एडवाइस है, आप लोगों ने व्यू में स्टार्ट किया एमएससी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग रोज का काम रोज करना। ठीक है, आप एक क्वेश्चन कर लो, 2 कर लो, अपनी रूटीन ना रोज की आपने बढ़ानी है, कम नहीं करनी। रोज आप एक क्वेश्चन कर रहे हो आज तो कल 2 करने हैं, ऐसे नहीं करना कि आपने बैकवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है। ठीक है, आगे से आगे जाना है। अगर एक चीज सीख रहे हो कल 2 चीजें सीखनी है। अब जो चीजें हमने कर ली मैं आपको बताऊं, आपकी मुकम्मल ग्रिप होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 100% पूरे मार्क्स आएंगे आपके। ऑर्डर निकालना आता हो जो पीछे हमने सब कर लिया, डिग्री निकालनी आती हो, आपको सेपरेबल फॉर्म बनानी आती हो, व्यू में क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं आते। ठीक है, तो आपको सेपरेबल फॉर्म आ जाती है मोस्टली। ठीक है, और इंटीग्रेशन आपको आती हो। ठीक है, और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फॉर्म आता हो,
और पीछे जो इक्वेशन है ग्रोथ की, एलजेब्रिक इक्वेशन है, मुख्तलिफ इक्वेशन उनका पता हो आप लोगों को, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशन और इनकी एग्जांपल्स आपको पहचान हो, तो ये एमसीक्यू का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो ये आपकी ग्रिप होगी तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप लोगों के माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन सही हमें समझ आएगी। इफ एन इक्वेशन कंटेन ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, एक या एक से ज्यादा, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, मतलब उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो होंगे सिंगल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा और इंडिपेंडेंट सिंगल होगा, जिसके हिसाब से हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ये एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 5 डी वाई इंटू डी एक्स की पावर 3 माइनस 4 वाई ई की एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी कैसे है देखें, ये एक्स का स्क्वायर एक्स है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट भी एक है, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है। अब देखते हैं हम कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसमें से भी आ जाता है पार्शियल और ऑर्डिनरी में से, और ऑर्डर कैसे फाइंड करें, यहाँ से बहुत आ जाता है पेपर, क्योंकि ये स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पार्शियल क्या होती है। आपको क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। आपके काफी दिन वेस्ट हो गए इसलिए मैंने आज ज्यादा पढ़ाया, कल से हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसमें क्या, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की तरह से मिला, लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है जो एक या दो या दो से ज्यादा है, ठीक है। ये पार्शियल है, देखें ए स्क्वायर पार्शियल 4 और म्यू म्यू और पार्शियल एक्स की 4, ठीक है। पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स का स्क्वायर पार्शियल है, कहता देखें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक या एक से ज्यादा है, ठीक है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे उसने 2 और मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट, 2 और मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अभी सिंपल एग्जांपल्स दिए, आप लोग नेट से देखोगे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। यहाँ सिंपल एग्जांपल दिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में ज्यादा फर्क पता नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को नेट से एक एग्जांपल भेजता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब ये चीज समझने की है, मैं ये बाद में बताता हूँ आप लोगों को। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें उसका सोल्यूशन आता है क्या, जो कांस्टेंट की फॉर्म में होगा उसमें कांस्टेंट यूज होंगे, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिनकी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है जिसमें कांस्टेंट यूज ना हो। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में शुरू में गिवन होती है, ये किस तरह की होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक इक्वेशन ये आप लोगों ने एक दफा रीड आउट कर लेना, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड y डैश 2p इक्वल टू -1। देखें y ऑफ 0 जो है वो बराबर है 1 के, y डैश ऑफ 2p बराबर -1 के। देखें जो y ऑफ 0 है और y और डैश ऑफ 2p है, देखें यहाँ पे जो 0 है और 2p है दोनों सेम नहीं है, और 1 और -1 भी सेम नहीं है। x और y की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, तो ये बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, अब नीचे देखते हैं। इसका आगे लेक्चर है इंपॉर्टेंट, मतलब वहां पे ज्यादा उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा करके बताया हुआ उन्होंने। अभी इनिशियल कंडीशन जो होती है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन कंडीशन जो बाउंड्री की कंडीशन, देखें यहाँ पे भी y ऑफ 0 इक्वल टू 2, y डैश y ऑफ 1 इक्वल टू -2। देखें 1 और 0 नहीं मिल रहा, 2 और -2 नहीं मिल रहा, इसलिए बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, x और y की वैल्यू सेम नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। एंड ऑर्डर की डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये लीनियर नहीं है नीचे वाली, देखे लीनियर क्यों नहीं है ये, इसमें ऐसा क्या है, ये रीजन मैं आप लोगों को देता हूँ टास्क, आप लोगों ने बताना है क्यों नहीं है, ठीक है। या आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इसको सर्च करना है, नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं कल ही आप लोगों को बताऊँ। सुपरपोजिशन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, देखें आसान बना देना, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना सिर्फ पास में, फिर आखिर में कंबाइन कर देना सब पार्ट्स को, एक सोल्यूशन फाइंड करें ओरिजिनल प्रॉब्लम का, ठीक है। सपोजिशन करके, अजम्पशन करके, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा यूज नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट। सो आगे आप लोगों को ये सारे क्लियर होंगे। एक्सप्लिसिट इक्वेशन क्या होती है, मतलब
अब सोल्यूशन और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो y ऑफ एक्स एक्स वाई डी वाई ऑफ एक्स डी, मतलब किसी भी डिफरेंट फंक्शन है उसके अंदर एक्स वाई तो वेरिएबल है, उसका आंसर 0 के इक्वल हो। ठीक है, अब ये एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, ये तो लाजमी करें आज। जी हमने कहा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो दो या दो से ज़्यादा होंगे और डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में यू डिपेंडेंट जो है वो तो एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्स और टी दो हैं। सो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। थर्ड वाली इक्वेशन में आप लोग देख रहे हैं यू डिपेंडेंट है देखे और इंडिपेंडेंट एक्स और टी है। सो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें मुकम्मल तौर पर पहचान होगी। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब मैं आप लोगों को पहचान करवाता हूँ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है। जी अब हमने देखना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है। इसमें हमने कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट एक होगा। देखें आप देख रहे हैं एक्स और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट है, एक या एक से ज़्यादा है। देखिए एक्स और वाई डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी, यहाँ पे एक्स वाई डिपेंडेंट है, ये दो हैं। सो हमने कहा था डिपेंडेंट एक एक ज़्यादा होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट एक है यहाँ पे टी। सो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है हम लोगों ने, और सब्स्टिट्यूशन किस तरह की करनी है, और इसकी डिग्री कैसे फाइंड करनी है, और हमें कैसे पहचान होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी में पढ़ी होगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है उसको अब हम देखते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कहता है गिवन है डी वाई और डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, कहता है ये होमोजेनियस तब होगी जब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स को टी एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई को टी वाई से रिप्लेस करेंगे। देखें, और तो टी ऑफ एन मतलब टी ऑफ एन हमने इसके अंदर से बाहर निकाल लिया, जो कि एन इसका कोई रियल नंबर है और टी एनी नंबर है। ठीक है, अब ये एन क्या शो कर रहा है, यही इसकी डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन होमोजेनियस। अब हमें कैसे पता चलेगा होमोजेनियस है कि नहीं। देखें, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। देखें, ऊपर x के ऊपर पावर कितनी है 1, y के ऊपर कितनी है 1, सो पावर कितनी होगी मिला के 2, और नीचे भी देखें एक्स वाई पे 2 पावर है। सो ये इसकी पहचान है, पावर्स ऊपर नीचे सेम होती हैं। ये बेस्ट इसकी रिकॉग्नाइजेशन है कि होमोजेनियस इक्वेशन की हम कैसे पहचान कर सके। ठीक है, नीचे भी देख लें आप 3 पावर है, y2 x1। ठीक है, 3 होगी, यहाँ भी 3 है और ऊपर भी 3 है। अब होमोजेनियस इक्वेशन की हम लोग डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट x को tx से रिप्लेस करें, y को ty से रिप्लेस करें, जो कॉमन आ जाए उन दोनों में से। देखिए टी स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, ऊपर नीचे टी स्क्वायर कॉमन है, टी स्क्वायर के ऊपर टी के ऊपर 2 डिग्री है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी 2। और ये होमोजेनियस है बिकॉज हमने टी एक्स को टी एक्स से रिप्लेस किया, वाई को टी वाई से रिप्लेस किया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो ये पहचान है होमोजेनियस इक्वेशन की। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। जस्ट इसके सिंपल स्टेप्स हैं, आप लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करना है, आपकी हर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखें, हमने पहले कहता हम चेक कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, होमोजेनियस चेक कर सकते हैं। देखिए वो डिग्री वाला मैंने सारा बताया। अगर फंक्शन में टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई पुट करें, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ जाए तो फंक्शन हम इक्वेशन हमारी होमोजेनियस। ठीक है, और होमोजेनियस इक्वेशन में देखिए पहचान है 1 एक्स के ऊपर है और वाई के ऊपर 1 है, एक्स के ऊपर 1 है, वाई के ऊपर 1 है, पावर सेम है। ठीक है, इसको डी वाई और डी एक्स के इक्वल रख दिया, एक्स वाई के ऊपर इक्वल आप लोगों ने नहीं रखना। ठीक है, आगे जाके भी थोड़ा आप लोगों को लेंथी हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। बात एक है, अब सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है। सबसे पहले मैंने इसकी समरी इसलिए नहीं पढ़ाई, वहां पे वर्ड्स थोड़े टफ से हैं, तो आप लोगों को समझ आने में मुश्किल होगी। जस्ट मैं क्वेश्चन पे यहाँ से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है किसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, v इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। ठीक है, ये करनी है, या इसको लिख सकते हैं हम y बराबर है वी एक्स। ठीक है, y बराबर है वी एक्स, तो उस पर हमने डेरिवेशन अप्लाई कर ली है। ठीक है, और जब हम डी वाई ओवर डी एक्स पे भी डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इस चीज के बराबर है। मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ उसने कैसे किया है।
जी तो हमारे पास ऐसे गिवन था y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन की dy ओवर dx, यहाँ पे आ गया v डैश एक्स प्लस v डॉट वन, यही आ गया। dy और dx की वैल्यू हमने जस्ट रिप्लेस की है, ये प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। अब यहाँ पे अब आप लोग y की जगह x भी लिख दिया, देखिए y एक तरफ x भी आ जाता है, ठीक है, और x दोनों में कॉमन आ रहा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से v एक तरफ आ गया और x यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो गया, ये सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हम सिंपल से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमने v को एलसीएम लिया, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया है? जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, dx यहाँ ऊपर चले गया, ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्शन करके एलसीएम लेके नीचे आ जाएगी, सो इस फॉर्म में इसका आएगा आंसर। आगे उसकी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन कैसे है देखें, आखिर में देखें हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज को रिप्लेस भी तो करना है ना। देखें ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारी v इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, इस फॉर्म इन का यूज तो नहीं था ना उसके अंदर, ओरिजिनल इक्वेशन में तो एक्स वाई यूज था, v का यूज तो था नहीं, तो वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे। v बराबर है y बराबर है वी एक्स के, ठीक है, जहां जहां वी एक्स है वहां y पुट कर देंगे, सो y पुट कर दिया, यहां भी y पुट कर दिया। अब नेचुरल लॉग x यहां से कहां पे गया? देखिए यहां पे मैंने y पुट किया वी एक्स, ठीक है, v यहां पे किसके बराबर है? y ओवर एक्स के, ठीक है, y ओवर एक्स के बराबर है। यहाँ पे देखें x नीचे आ जाएगा और यहाँ भी v बराबर है y ओवर एक्स, कैल्सियम लेंगे x नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे गया? वो उसने नीचे, देखें यहाँ पे उसको सही तरह समझाया हुआ, ऊपर उसने कुछ स्टेप्स आई थिंक मिस किए हुए हैं, स्टेप्स ने मिस किया होगा कोई। सो यहाँ पे देखते हैं हम -4 तो ऐसे ही आ गया, देखिए y माइनस टू एक्स, वाई माइनस टू एक्स मतलब जब हमने रिप्लेस किया v को y ओवर x से, ठीक है, एलसीएम लिया तो 2x आ गया। सिमिलरली हमने इस तरह किया और यहाँ पे ऐसे आ गया। देखिए नेचुरल लॉग के शुरू में कोई चीज होती है तो वो पावर पे आ जाती है, अब यहाँ भी वो पावर पे आ गई, नेगेटिव है। नेचुरल लॉग ऑफ x है तो नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट भी यूज कर लिया हमने, सो कांस्टेंट पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। c बराबर नेचुरल लॉग c1, ठीक है। अब देखिए पावर दोनों पे है तो ऊपर नीचे पावर लगा दी, यहाँ भी ऊपर नीचे पावर लगा दी। और नेचुरल लॉग देखे, नेचुरल लॉग में टू नेचुरल लॉग हो उसको सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9th क्लास में लॉगरिथम में ये सारा है। सो देखिए दो लॉग है, वही बात होगी, मल्टीपल में एक सिंगल लॉग के फॉर्म में लिख दिया और जस्ट इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया है और वो कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म में इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ से स्टेप समझने का ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ पे v होगा उधर y ऑफ x हमने रिप्लेस करना है, ठीक है यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा जी। लेट्स टॉक अबाउट द रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, मतलब कोई इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में कैसे रिड्यूस होगी, उसके लिए कौन कौन से केसेस हैं। पहले तो इक्वेशन थी होमोजेनियस थी, हमने उसकी डिग्री चेक की थी, लेकिन अगर होमोजेनियस नहीं होगी तो उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? इस फॉर्म की इक्वेशन होगी a1 ऑफ एक्स प्लस b1 ऑफ y प्लस c1 ओवर a2 ऑफ एक्स, इस तरह सिमिलर। अब केस 1 होगा, इसमें दो केस हैं, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 b2, मतलब a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू ओवर b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू ये इक्वल होगी तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे z इक्वल टू a1x प्लस c1y, ये वाले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इनकेस अगर इक्वल नहीं होगी तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू x प्लस h, y इक्वल टू y प्लस k। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करता हूँ, एक एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए हमारे पास 2 और 2, ये a1 a2 को शो कर रहा है, 3 और 3 b1 b2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन कौन सी करनी है? हमने कहा था z इक्वल टू 2x प्लस 3y, सो इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। सो इसकी सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी अब हम देखते हैं। हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन की है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की है, फिर 1/3 z की डिफरेंस dz ओवर dx और 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। 2 के साथ x था तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। उसके बाद
हमने क्या किया, dy और dx की वैल्यूज को यहाँ लिख दिया। देखिए z इस चीज के इक्वल था 2x प्लस 3y माइनस, सो हमने z को इधर लिख दिया और उसके बाद हमने देखा dx की वैल्यूज को एक तरफ लिख लिया, सेपरेबल फॉर्म में आ गई है और हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसका आंसर ले आए और लास्ट में हमने ओरिजिनल इक्वेशन में ये रिप्लेस करना है z की जगह 2x प्लस 3y। अब मूव फॉरवर्ड करता हूं मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ी लेंथी एग्जाम्पल है, आप पेपर में कितना पूछता है, वो ज्यादातर इतना पूछता है कि केस 2 में सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी, ये वाली होगी, केस 1 में कौन सी होगी। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कम ही पूछता है, वो बहुत कम पूछता है। सो आपको पता हो एच ओ के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सो इसमें सारा पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, आगे बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखिए केस नंबर 2 है, उसमें हमने देखे 1/2 2/1 a1/a2 b1/b2 अनइक्वल है, सो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है x to x प्लस h y to y प्लस के। जहाँ x है y प्लस h पुट कर देना, जहाँ y y प्लस के पुट कर देना। उसके बाद हमने देखना है जो x और y की वैल्यू है ना, यहाँ पे उनको नहीं कंसीडर करना और दूसरी वैल्यू से उनको कंसीडर करके इक्वेशन बनानी है और वहां से h और k की वैल्यू पुट करनी है। आप कोई भी वैल्यू मेथड लगा सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस 2y, जो वैल्यूज हमने सॉल्व नहीं की थी, तो x y। अब इसको हमने चेक कर लिया, आप चेक कर सकते हैं होमोजेनियस है कि नहीं है, ठीक है, उसी तरीके से। उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन वही करनी है जो ऊपर करते हैं, होमोजेनियस बना दी, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर दी, वही बात y इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद सारा सिंपल प्रोसेस है, डेरिवेशन है, ठीक है, v की जगह रिप्लेस कर देनी है, ठीक है, y और x से। ये आप लोग कर लोगे। मैंने थोड़ा सा तेजी में बताया इसलिए क्योंकि काफी लेंथी है लेक्चर और आज 3 लेक्चर पढ़ाने, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट पे जा रहा हूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग मेरे से जरूर पूछना। मैं एग्जैक्ट इक्वेशन पे जा रहा हूँ। सॉल्व कर लीजिएगा जो क्वेश्चन मुश्किल। एग्जैक्ट इक्वेशन ये बड़े मजे का चैप्टर है, लेसन है, इसमें बहुत ही इजीली इक्वेशन निकल जाती है। यहाँ पे भी डायरेक्ट में आता हूँ, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, कोई फंक्शन होगा dx होगा, फिर फंक्शन होगा और dy होगा, m यहाँ पे ये वैल्यू होगी, n यहाँ पे ये वैल्यू होगी। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव लेना है m का y के लिहाज से, n का x के लिहाज से, इसको my और nx भी कहते हैं, ठीक है। अगर वो इक्वल आ गया तो गिवन इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। अगर इक्वल ना आए तो हमें उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, वो आगे टेक्निक से, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करेगा एक फंक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो फंक्शन किस चीज के बराबर होगा, वो बराबर होगा इस वैल्यू के जो कि m है, और ये पार्शियल एफ इंटू पार्शियल वाई बराबर होगा इसके n। कहता है कि हम पहली को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया, h ऑफ y एक कांस्टेंट है, सो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आ गई। देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे x के लिहाज से f ऑफ xy, ठीक है, उसके बाद हम जब डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से तो पार्शियल एफ इंटू पार्शियल y आ जाएगा। वो किस चीज के इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, n के। देखिए एक्स क्यूब प्लस एच डैश ऑफ वाई, एक्स क्यूब प्लस एच डैश ऑफ वाई। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेशन अप्लाई की, वाई खत्म हो गया, यहाँ से 0 आ गया और एच डैश ऑफ वाई आ गया। लेकिन हमारे पास जो था n किस चीज, पार्शियल एफ इंटू पार्शियल वाई n के इक्वल था, लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई। सो एक्स क्यूब प्लस वाई, यहाँ से एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, एच डैश ऑफ वाई एक साइड पे आ गया, तो हमारे पास सिर्फ वाई बचा, तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्स पे। अब हमने एच ऑफ वाई की वैल्यू पुट निकालनी है ताकि हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सके कांस्टेंट की वैल्यू। सो एच ऑफ वाई का इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन हमने पुट कर दी। ये जनरल सोल्यूशन है एग्जैक्ट इक्वेशन का। बहुत आसान स्टेप में आपको एग्जैक्ट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन और इक्वेशंस को पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में कैसे लेना, पार्शियल एफ इंटू पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ इंटू पार्शियल वाई। पहली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि नीचे एक्स है, तो इस एक्स को हम, सो आप लोगों ने पहली को पार्शियल एफ इंटू पार्शियल एक्स को इंटीग्रेट करना है, फिर एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, फिर उसी को डिफरेंशिएट करना है, और फिर ये एफ वाई और ये एफ वाई बराबर होगा पार्शियल एफ इंटू पार्शियल एफ वाई, पार्शियल एफ इंटू पार्शियल वाई। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसका जो डेरिवेशन है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये n की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने रख के दोनों साइड पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये रखेंगे, एक साइड पे ये वैल्यू, एक साइड पे ये वैल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट की डेरिवेशन है उस पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तभी तो एच ऑफ वाई की वैल्यू आएगी, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया है।
यहाँ पे पावर रूल लगा इंटीग्रेशन का, जस्ट यही क्वेश्चन। आगे सिंप्लीफिकेशन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है। अब डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक क्या होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक में क्वेश्चन मोस्टली पूछता है वो, अगर कोई इक्वेशन कहता है एग्जैक्ट ना हो तो हम उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, तब इसको एग्जैक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चंस को देखते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एग्जैक्ट कहता है कि ये, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ये पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है ज्यादा आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। कहता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं है इसका, वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, उसकी मदद से एग्जैक्ट बनाएंगे इसको। देखिए अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो ये इसका इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, हमें पता, चेक कर लिया आपने यहाँ पे डेरिवेशन लेके, पार्शियल डेरिवेशन। कहता हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इस सारे टर्म से, हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर तो देखें ये सारी टर्म इसको एग्जैक्ट बना देती है ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखे उसने एग्जैक्ट उसको बना दिया, ये एम वैल्यू दी, एन वैल्यू दी एग्जैक्ट की फॉर्म में। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, ठीक है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको एग्जैक्ट बना देगा, वो इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उससे मल्टीप्लाई किया जाए, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए सो वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। आगे आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के केसेस हैं, आई थिंक आप लोग यहाँ तक करें, बहुत ज्यादा हो जाएगा काम, बर्डन हो जाएगा आप लोगों पे। आपने जस्ट ये याद रखना है एग्जैक्ट इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करनी है और आगे उसको सॉल्व कैसे करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई इक्वेशन का है या नहीं है, अगर उसको एग्जैक्ट बना देगा तो है, अदरवाइज नहीं है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को आप मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट का मेथड लगा सकते हैं, होमोजेनियस का लगा सकते हैं, आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। आगे आप लोगों के मुख्तलिफ मेथड हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, टेक केयर, अल्लाह।